India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट की। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला आत्मघाती हमले के मामले में आरोपी सह साजिशकर्ता जसीर बिलाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। ये फैसला अदालत ने एनआईए की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया। एक दिन पहले ही एनआईए ने आमिर को इसी कोर्ट में पेश किया था, जिसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अनंतनाग के काजीगुंड के रहने वाले वानी को सोमवार को श्रीनगर में ड्रोन की मॉडिफाई करके बम ब्लास्ट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमले करने के लिए ट्रैकिल सपोर्ट देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वानी को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अंजू बजाज चांदना की कोर्ट में पेश किया गया। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था, जिसे इस आतंकी साजिश में शामिल एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जा रहा है। ये गिरफ्तारी मामले में पहले से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी जांच से मिली सूचनाओं के आधार पर की गई है। एनआईए की टीम पिछले कई दिनों से घाटी में छापेमारी और पूछताछ कर रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले एजेंसी ने हमला करने वाले आत्मघाती हमलावर के सहयोगी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जिस कार का इस्तेमाल विस्फोट में किया गया वो उसके नाम पर पंजीकृत थी, जिसे लेकर एनआईए लगातार उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में थी। लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को आरोपी आमिर राशिद अली को पेश किया था। एनआईए ने दावा किया कि आरोपी ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण कश्मीर के पामपोर निवासी आमिर राशिद अली को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटियाला हाउस कोर्ट परिसर स्थित प्रधान जिला एवं स्तर न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया। मीडिया को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कार्यवाही लगभग इन कैमरा हो गई। अदालत ने आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। एनआईए की रिमांड अर्जी में कहा गया कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ पूरी साजिश को उजागर करने के लिए जरूरी है। रिमांड पेपर के अनुसार विस्फोट में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसने उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और हमले से पहले उसके लिए दिल्ली में सुरक्षित ठिकाना भी मुहैया कराया। कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी तैनाती रही। दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस जवानों को भी तैनात रखा गया था। पेशी होने से पहले ही कोर्ट रूम से मीडिया कर्मियों को भी बाहर कर दिया गया था। श्रीनगर की एक अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लाल किला कार बम विस्फोट मामले में आरोपी को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। इस विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। एनआईए ने एक बयान में कहा कि आरोपी जसबीर बिलाल वानी उर्फ दानिश डॉक्टर उमर नबी का करीबी सहयोगी था और वो I-20 कार में था जो लाल किले के पास विस्फोटक से उड़ गई थी। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे दिल्ली की अदालत में पेश करना आवश्यक है। आरोपी को 19 नवंबर तक के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विशेष मतदाता सूची संशोधन या एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तक टालने का अनुरोध किया है। सरकार का तर्क है कि एसआईआर और स्थानीय निकाय चुनाव के चलते राज्य में प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य में 1200 स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 23,612 वार्ड हैं। दिसंबर 2020 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे और वर्तमान में दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। सरकार ने कहा है कि एसआईआर के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 1,76,000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जबकि एसआईआर के लिए अतिरिक्त 25,668 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इससे प्रशासनिक कामकाज ठप हो जाएगा। सरकार ने ये भी तर्क दिया है कि एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव के साथ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में हो चुके हैं और अगला विधानसभा चुनाव मई 2026 से पहले पूरा करना होगा। याचिका में कहा गया कि एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तक टालने से किसी भी पक्ष को कोई भी नुकसान नहीं होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तक टालने का अनुरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी एफआईआर की जांच की वर्तमान स्थिति बताने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दंगों की स्वतंत्र जांच और राजनेताओं पर घृणास्पद भाषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने संबंधी अनेक याचिकाओं को 21 नवंबर की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इन याचिकाओं में से एक जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर की गई, जिसमें निवेदन किया गया कि सभी मामलों की जांच स्वतंत्र विशेष जांच दल द्वारा की जाए, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को दी जाए। संगठन ने यह भी आग्रह किया कि दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी को इस दल में शामिल न किया जाए। संगठन के एडवोकेट ने अदालत के समक्ष दंगों की विस्तृत घटनाओं और हुई मौतों का विवरण रखा, जिस पर खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में और क्या शेष रह जाता है। एडवोकेट ने कहा कि उनकी आपत्ति यही है कि जांच निष्पक्ष नहीं है, इसलिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस पर जस्टिस चौधरी ने कहा कि यदि जांच पर संदेह है तो चुनौती मजिस्ट्रेट के समक्ष दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न तथ्यात्मक होते हैं। हाईकोर्ट इस प्रकार की तथ्य गहन बहस को रिट याचिका में नहीं देख सकता। जज ने यह भी कहा कि 6-7 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु वैकल्पिक उपाय का उपयोग ही नहीं किया गया, जबकि पुलिस लगातार जांच कर रही है और एफआईआर दर्ज है। अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की और दिल्ली पुलिस के एडवोकेट ध्रुव पांडे को निर्देश दिए कि वे अब तक दर्ज की गई एफआईआर की संख्या सहित जांच की स्थिति प्रस्तुत करें। याचिकाओं के समूह में शेख हुज्जतबा द्वारा दायर याचिका भी शामिल है, जिसमें कुछ नेताओं पर दंगा भड़काने वाले कथित उत्तेजक भाषण देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई। लॉयर्स वॉइस द्वारा दायर याचिका में भी कई अन्य नेताओं के विरुद्ध इसी प्रकार के आरोप लगाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ याचिकाओं में विशेष जांच दल के साथ एक पृथक और सक्षम जांच निकाय गठित करने की मांग की गई,
जो दंगों की योजना, तैयारी और घटनाक्रम के सभी पहलुओं की जांच करे। अजय गौतम की याचिका में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के वित्त पोषण की जांच राष्ट्रीय जांच अभिकरण द्वारा कराने की मांग की गई। याचिका में दावा किया गया कि इन प्रदर्शनों को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई द्वारा प्रायोजित किया गया और कुछ राजनीतिक दलों का भी इसमें समर्थन था। साथ ही कुछ नेताओं पर कथित भड़काऊ भाषणों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी किया गया। बिंद्रा करार द्वारा दायर याचिका में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य अधिकारियों के कथित दुराचार और अत्याचारों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजनीति से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच से संबंधित याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट शीघ्र निर्णय ले, वरीयता से 3 माह के भीतर। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील गौतम खेतान की संपत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई अस्थायी कुर्की बरकरार रखी। साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज की। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने फरवरी 2015 के सिंगल जज के आदेश के खिलाफ खेतान की अपील खारिज की थी, जिसमें ईडी द्वारा कुर्की के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग, प्रत्यक्ष मनमानी या अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव स्पष्ट हो, प्रारंभिक चरणों में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उसकी भूमिका सीमित है। कोर्ट ने खेतान की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ईडी औपचारिक आरोप दायर किए बिना संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानून संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है यदि ये मानने के विश्वसनीय कारणों हो कि संपत्ति किसी अवैध गतिविधि से जुड़ी है। कोर्ट सिंगल जज के इस निष्कर्ष से सहमत था कि पीएमएलए की धारा 5 उपधारा क्लॉज 1 से पूर्व खंड बी को हटाने के बाद अब ये आवश्यक नहीं है कि अंतिम कुर्की आदेश के अधीन व्यक्ति पर पहले से ही किसी अनुसूचित अपराध का आरोप लगाया गया हो। मामला 2000 के दशक में भारतीय वायुसेना द्वारा MI 8 VIP हेलीकॉप्टरों को बदलने की योजना से जुड़ा है। सेवा सीमा की आवश्यकता 6000 मीटर से घटकर 4500 मीटर कर दिए जाने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड ने ये अनुबंध जीता था। जांच में आरोप लगाया गया कि अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत IDS इंडिया और एरोमैट्रिक्स इन्फो सॉल्यूशन लिमिटेड सहित भारतीय कंपनियों के माध्यम से पहुंचाई गई और गौतम खेतान विदेशी और भारतीय अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद कर रहा था। सीबीआई के एक मामले के बाद ईडी ने 15 नवंबर 2014 को पीएमएलए के तहत कुर्की आदेश जारी किए। खेतान ने तर्क दिया कि कुर्की अवैध थी क्योंकि कोई आरोप दायर नहीं किया गया और विश्वास करने का कारण बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। हाईकोर्ट ने सिंगल जज के इस विचार से सहमति व्यक्त की कि कुर्की वैध थी। आगे बढ़ेंगे। प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने दोहराया कि वह अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्ष में हैं। चीफ जस्टिस ने 75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के मामले में एक IAS अधिकारी के बच्चों की तुलना एक गरीब खेतिहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, मैंने आगे बढ़कर ये विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा जैसे कि इंदिरा साहनी
बनाम भारत संघ एवं अन्य के फैसले में पाया गया है, लागू होनी चाहिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है वही अनुसूचित जातियों पर भी लागू होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई है। न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वन शक्ति मामले में अपने फैसले को 2/1 के बहुमत से वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें केंद्र सरकार को बाद में पर्यावरण मंजूरी देने से रोका गया था। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन ने बहुमत का फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस उज्जल बुयन ने असहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि वन शक्ति मामले में फैसला लेते समय पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी के संबंध में समन्वय पीठ के फैसलों पर विचार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का विनाश शामिल है। जस्टिस बोयन ने अपने असहमति वाले फैसले से कहा कि वन शक्ति मामले में फैसला सही था और पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को गिराने से प्रदूषण बढ़ सकता है। ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विनोद चंद्रन ने प्रधान न्यायाधीश के फैसले से सहमति जताई और कहा कि पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ये शक्ति पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्वव्यापी मंजूरी दी जा सकती है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि इंजंक्शन क्या होता है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 क्या है और इसे चैलेंज क्यों किया गया है? ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को इसलिए लाया गया था ताकि देश के अलग अलग ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, डिलेस कम हो और अपॉइंटमेंट्स और सर्विसेज कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी आए। ट्रिब्यूनल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड बॉडीज होती है जो टैक्सेशन, एनवायरनमेंट और कंपनी लॉ जैसे स्पेशलिस्ट एरियाज को डिस्प्यूट्स सुलझाते हैं ताकि रेगुलर कोर्ट्स का बर्डन कम हो। लेकिन ये एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है मद्रास बार एसोसिएशन केस के जरिए, क्योंकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस को कमज़ोर करता है। ये मेन इशू है 4 साल का छोटा टेन्योर, मिनिमम एज 50 साल और पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, जिसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल ज्वाइन करने से हिचकिचाते हैं। सरकार का कहना है कि ये एक्ट एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, जबकि पिटिशनर का कहना है कि ये ट्रिब्यूनल्स के ऑटोनॉमी और स्टेबिलिटी का इफेक्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये रिफॉर्म स्पीडी जस्टिस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच सही बैलेंस बना पाता है या नहीं। फिलहाल आज के लिए कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.